नमस्कार दोस्तों। जॉन हावर्ड वेल्स ने कहा था कि भारत एक शानदार देश है, लेकिन इसकी आबादी का एक बड़ा हिस्सा मूर्ख है। यह हिस्सा धर्म और जात के नाम पर आंतरिक कलह में लिप्त होकर अपने राष्ट्रीय हितों को नुकसान पहुंचाता है। लियो टॉलस्टॉय ने कहा था, यदि आप किसी देश को नष्ट करना चाहते हैं तो उसके नागरिकों को धर्म के नाम पर आपस में लड़ा दें, देश अपने आप नष्ट हो जाएगा। इसी तरह से अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, जिस देश की सरकार में बैठे लोग वोट के लिए अपने ही देशवासियों को डराने लगते हैं, उस देश का विनाश कोई नहीं रोक सकता। इसी तरीके से हास्टन स्मिथ ने कहा था, भारत की सबसे बड़ी कमजोरी उसके अपने नागरिक हैं जो जाति और धर्म के नाम पर खुद को बांटकर अपनी बदकिस्मती की कहानी लिखते हैं। मार्टिन लूथर किंग ने कहा था, वह देश महान होता है जहां राजनीति धार्मिक विभाजन को दबाती है, ना कि बढ़ाती है। वह देश जहां राजनीति धार्मिक विभाजन को बढ़ावा देती है, गलत लोगों की निगरानी में है और वह देश बर्बादी में जाता है। मैंने आपको चंद दुनिया के उन महान अर्थशास्त्रियों के, विशेषज्ञों के, राजनीति और सब चीज की समझ रखने वाले वैश्विक लोगों के कोट बताए। आप इससे समझिए, भारत के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा था, भारत से इतर कहा। लेकिन क्या आज हम यह समझ रहे हैं, यदि हम भारत को प्यार करते हैं तो हम भारत को धर्म के आधार पर, जात के आधार पर नफरत में क्यों फंसा रहे? सबको प्यार से रहने का, मोहब्बत से जीने का क्यों नहीं सिखा रहे? क्यों हम हमले करते हैं और हमले कराते हैं? तो साहब, इन सब पे बात इसलिए है क्योंकि मैं इस बात से शुरू करूंगा कि पहलगाम में जिस तरीके से यात्रियों पर हमला हुआ, हमले के दौरान धर्म का नाम लेकर के जिस तरह से आतंकियों ने एक नफरत पैदा करने का काम किया। ये आतंकी थे कौन? जो भारत सरकार कह रही है, उनकी जांच एजेंसियां कह रही, वो कह रही पाकिस्तान से आए। मैं भी कहता हूं पाकिस्तान से आए। तो पाकिस्तान से आए थे, इसका मतलब है वो चाहते थे कि धार्मिक नफरत जो रुक रही है वो और बढ़े। जितनी बढ़ेगी पाकिस्तान खुश होगा, क्योंकि भारत यदि धर्म के आधार पर लड़ेगा तो उनका मकसद पूरा होगा, क्योंकि धर्म के ही आधार पर पाकिस्तान बना था और वो बर्बादी में चला गया, धार्मिक नफरत पर बना। और भारत सबको जोड़ने, सामूहिकता पे बना था, तो भारत उन्नत करके आज इस स्थिति में खड़ा है। तब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत क्या कहता है वह समझिए। वो कहता है कि हिंदू कभी धर्म पूछकर नहीं मारते, शक्ति है तो दिखानी होगी। जब वो यह कहते हैं तो हमें तमाम वो घटनाएं याद आती हैं कि कथित गौरक्षकों ने किस तरीके से दिल्ली और उसके बॉर्डर के ही आसपास इतनी सारी घटनाएं की, वो धर्म के ही आधार पे की। चाहे पहलू खान की हत्या हो, चाहे हरियाणा में हत्याएं हो, या चाहे राजस्थान की सीमा पे हत्याएं, चाहे वो उत्तर प्रदेश के तमाम क्षेत्रों में हो, तो तीन तरफ से जो दिल्ली घिरा हुआ है तीन राज्यों से, उन तीनों राज्यों में यह देखने को मिला। उसके अलावा भी देश के तमाम हिस्सों में मिला। तो साहब, ये किसने किया? उसी हिंदू ने जिसकी आप बात कर रहे हैं। लेकिन क्या भारत के किसी मुसलमान ने धर्म पूछ के कोई हत्या की है? नहीं की। भारत के मुसलमान ने यह नहीं किया। यह किसने किया है? यह पाकिस्तान से आए उन फिरका परस्तों ने किया है, पाकिस्तान के आतंकियों ने किया है, जो धर्म पूछकर भारत के लोगों को मार रहे हैं। और उस वक्त में जब 2000 लोग थे, उस वक्त में वो जो 27-28 जो भी लोग मारे गए, उसमें सबसे बड़ी बात है, मारने वाले पाकिस्तानी थे, मरने वाले हिंदुस्तानी थे, और उन मरते हुए हिंदुस्तानियों को बचाने वाले हिंदुस्तानी मुसलमान थे।
किसी को अपने घर में रखा, किसी को अपनी जान दे के बचाने की कोशिश की, किसी को कैसे करी। और वो कोई बड़े पैसे वाले नहीं थे, पूंजीपति नहीं थे, गरीब छोटे छोटे लोग थे। जिस तरह खच्चर चलाने वाला वो मर जाता है सैयद, किसके लिए? उन लोगों के लिए जो हिंदू थे। इसी तरीके से तमाम सारे नाम है, चाहे दानिश हो, चाहे नजाकत हो, चाहे और बहुत सारे नाम। बहरहाल उनको कुछ मिलना नहीं, उन्हें कोई अवार्ड नहीं मिल रहा, लेकिन उन्होंने यह किया इसलिए क्योंकि मानवता बड़ी है, तोड़ना नहीं है, मोहब्बत को बनाए रखना है, सुरक्षा का भाव रखना है। पाकिस्तान चाहता है सुरक्षा का भाव खत्म हो जाए, इसलिए वो यह चाहता है। और हमारे देश में उसी काम को आगे बढ़ा रहे हैं आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग, नफरत फैला। अब आप सोचिए, तो यह अपने आप में दर्दनाक। मालेगांव में जो दो ब्लास्ट हुए और जो मारे गए, वो कौन थे? मुस्लिम्स। उनको मारने के लिए किसने किया? भारतीय जनता पार्टी की सांसद रही प्रज्ञा ठाकुर समेत उसके साथियों ने। तो वह लोग थे। समझौता ब्लास्ट हुआ था, उसमें कौन मारे गए? मुस्लिम्स। किसने किया था? इन्हीं लोगों ने। और गुजरात के गोधरा में जो हुआ, वो किसने किया था? इन्हीं हिंदू। धर्म के ही आधार पे मारा, ये सब किया था। तो अब आपके सामने है कि किस तरह से चीजों को डिरेल करके नफरत में फंसाया जाता है। क्यों फंसाया जाता है, इसे आप समझ लीजिए। इसे इसलिए किया जाता है क्योंकि आपको यदि याद हो कि 4 मई 1940 को, जो कि हिंदुस्तान अखबार में छपा भी था, वो मैं आपको दिखा सकता हूं, ये देखिए। तो उसमें एक सावरकर ने बधाई दी थी। 3 मई को हिंदू महासभा के प्रधान विनायक दामोदर सावरकर ने आजाद मुस्लिम सम्मेलन के पाकिस्तान योजना संबंधी निर्णय पर सम्मेलन को बधाइयां देते हुए लिखा कि देशभक्तों को मातृभूमि के लिए विशुद्ध देशभक्त बनकर लड़ना चाहिए, ना कि शर्तों के साथ। अंत में मुसलमानों को हिंदू महासभा से बातचीत करनी पड़ेगी। और इस तरीके से उन्होंने लिखा कि अब हम दोनों अलग देश। तो अब आप सोचिए, यह बात 1940 में सावरकर कह रहा है, वही काम आज हम करने का काम कर रहे हैं, उसके सपनों को पूरा करना। और स्थिति क्या होती है? सुप्रीम कोर्ट नसीहत देता है नेता प्रतिपक्ष को कि सावरकर को वीर बोलिए, उन्हें माफी वीर मत बोलिए, उनके कुकर्मों का खुलासा मत कीजिए, आप तो वो बोलिए जो एजेंडा है इनका। और उसमें नसीहत क्या देते हैं कि गांधी जी भी तो अपने चिट्ठी के नीचे लिखते थे, आपका आज्ञाकारी, आपका वफादार। आप सदैव देखिएगा, हर चिट्ठी इंग्लिश में लिखते हैं योर ओबीडिएंट। ये लैंग्वेज होती है, सेट लैंग्वेज होती है, ना कि वो उन्हें वो लिखते हैं। तो इससे समझा जा सकता है। अब आता हूं कि यह साजिश आज से नहीं हो रही है, लंबे समय से हो रही है। उसको करने की साजिश हो रही है देश को तोड़। और यह साजिश कोई और नहीं कर रहा, यह साजिश डीप स्टेट सदैव से करता रहा है। इसका खुलासा रामचंद्र गुहा ने अपनी किताब इंडिया आफ्टर गांधी में 462 पेज और 463 पेज पे किया है कि किस तरीके से जो है सारी साजिशें रची गई थी और उसके बाद में किस तरह से इंदिरा गांधी ने शिमला समझौता करके उन साजिशों को खत्म किया था। पाकिस्तान को 2 टुकड़े किया, एक बांग्लादेश बन गया, एक पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान की रीढ़ तोड़ दी थी, बीच से काट दिया। यह इंदिरा गांधी थी। तभी शायद शिवसेना के नेता संजय राउत कहते हैं कि देश इंदिरा गांधी को याद कर रहा है। और केंद्र पर उन्होंने इसको लेके तंज कसा है कि आप क्या कर रहे हैं? आप कह रहे हैं भारत ने पाकिस्तान पर 7 स्ट्राइक कर दी। क्या स्ट्राइक करी है? सिंधु जल संधि निलंबित,
निलंबित हो, और जो ऑर्डर लिखा गया है उसमें होल्ड शब्द लिखा गया है, यह नहीं लिखा गया। ये आप लेटर भी देख सकते हैं, यह है वो लेटर। इस लेटर में कहा गया है कि होल्ड, और ये भारत का जल संसाधन मंत्रालय का सचिव लिख रहा है, पाकिस्तान के जल संसाधन मंत्रालय के सचिव सैयद अली मुर्तजा। अब आप समझ लीजिए, यानी वाटर ट्रीटी रद्द नहीं हुई। तो यह स्थिति है। तो पहली बात तो ये, इसके बाद में अटारी एकीकृत चेक पोस्ट बंद कर दीजिए। आप क्या है, ही अफगानिस्तान से तमाम सारे सामान आते हैं, उनके आने का रास्ता है। रास्ता अब आप ये घुमा के लेंगे तो आप ही के लोगों को महंगा पड़ेगा और फेस करना पड़ेगा, भारत का ही नुकसान होगा, धन का भी। इसके बाद SVES वीजा के तहत भारत आने वाले को अनुमति नहीं। मतलब सिर्फ यही क्यों, हर वीजा वो होना चाहिए। पाकिस्तानी उच्चायोग से कुछ लोग जो है सेना के और दूसरे IB वगैरह, जो उनकी CIA है, ISI है, इन सब के जो है हटाने की बात की, ठीक है। इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग की क्षमता घटाई, तो ठीक है, आपने अपने कर्मचारी बुला लेंगे, जब आप उनके कम करेंगे वो भी आपके कम करेंगे, तो ये रूटीन प्रक्रिया है। फिर पाकिस्तान के नागरिकों की वीजा सेवाएं निलंबित, बंद क्यों नहीं। फिर तीसरी चीज, अटारी हुसैनी वाला और सादकी में रिट्रीट समारोह में बदलाव किया गया है। मतलब बदलाव होगा, सिर्फ गेट बंद रहेगा, बाकी बदलाव सब कुछ वही होगा। तो साहब, मेरा ये कंसर्न है, इसमें आपने स्ट्राइक किया। आपको इमीडिएट करना चाहिए था कि पाकिस्तान का एक भी व्यक्ति भारत के अंदर घुस नहीं पाएगा, भारत के अंदर उसे कोई एंट्री नहीं मिलेगी, किसी तरह की एक्सेस नहीं मिलेगी। जो उनके दूतावास के लोगों को राजनयिक का वो होने का एक विशेषाधिकार मिलता है, वो नहीं मिलेगा। सामान्य की तरह से वो रहे तो रह ले, एक राजदूत को छोड़ के, जो भी उनका उच्चायुक्त, आप अभी हो जाता। समस्या ये है कि आप वास्तविक चीज पे वार ही नहीं कर, उसने आप पे जरूर वार कर दिया। क्या? शिमला समझौता रद्द करके उसने जो किया है, उसमें आप जान लीजिए 1972 में जो शिमला समझौता हुआ, उसी समझौते के तहत भारत को और पाकिस्तान को, जो पाकिस्तान के हमने 2 टुकड़े किए थे, वो उसी में आते हैं, उसी के तहत। और उसमें बहुत सारी चीजें, एक चीज नहीं है। तो इससे आप यह जान लीजिए कि उसके जरिए हमने उसे एक प्रकार से जो लाभ दिया है, वो अपने आप में चिंताजनक है। क्यों? पाकिस्तान ने जो तोड़ा, उसमें हमने जो 93,000 पाकिस्तानी सैनिक गिरफ्तार किए थे, और उनके मामले में जो शिमला समझौता हुआ था, उसी पर ही हमें एक्सेस मिलता है वहां। उसके बाद में शिमला समझौते में था, युद्ध बल का प्रयोग नहीं होगा, कश्मीर समेत सभी मुद्दे द्विपक्षीय वार्ता से होंगे। अब वो भी स्वतंत्र हो जाएगा, कैसे भी करे। फिर इसके बाद पाकिस्तान ने कहा कि तीसरा देश या संस्था UN में इस मामले में नहीं आएगी, लेकिन अब वो आ सकेगी। तो इसी के अलावा तमाम और है, क्योंकि हमने जब ये कहा कि हम सिंधु जल समझौता तोड़ दिया है, तो UN के बाद पाकिस्तान में जाने की धमकी दे रहा है, वहां हम फिर फंस जाएंगे। UN जाने का उसको अधिकार है। इस पर भारत पे क्या है? तो भारत पे कई तरह से फर्क पड़ेगा, भारत के स्ट्रक्चर पर फर्क पड़ेगा, और बांग्लादेश फिर से पाकिस्तान के हिस्से के तौर पे गिना जा सकता है। अब आप समझिए, आपने एक एक्सेस दे दिया, यह सबसे गंभीर बात। आप वास्तविक मुद्दे पे बात नहीं कर रहे। वास्तविक मुद्दा जो है वो ये है, M4 जो राइफल, असॉल्ट राइफल यूज हुई है वहां पर, वो अमेरिका में बनती है, और वो अमेरिका की सेना, अमेरिका के सुरक्षा बल ही इस्तेमाल करते हैं। वह राइफल उसने कभी पाकिस्तान को नहीं बेची। वह राइफल उन्हीं के लोग अफगानिस्तान में इस्तेमाल करते थे। जब अफगानिस्तान से उनकी सेनाएं वापस लौटी, तब उसने वो कुछ राइफलें वहां छोड़ दी। तो संभव है वो पाकिस्तान के रास्ते भारत में आई, यानी एक्सेस मिला। अब इसका कनेक्शन देखिए अमेरिका से, जो मैं डीप स्टेट कहता हूं।
कि अमेरिका चाहता है कि यहां अशांति बनी रहे, भारत पाकिस्तान लड़ता रहे, ये लड़ेगा तो उसको यहां एक्सेस मिलेगी। पंडित नेहरू के समय में वो चाहता था कि उनकी सेना के कुछ लोगों को यहां पर रहने की इजाजत दी जाए और वो करें, नेहरू ने नहीं एक्सेस दिया। आज एक्सेस दिया जा रहा है इसके जरिए हम इस पर पहुंच सकते हैं कि पुलवामा में भी इसी राइफल का इस्तेमाल हुआ था, इसी राइफल का एक दो जगह और हो चुका है। तो जब पाकिस्तान के को अमेरिका ने वह राइफल ना बेची ना कुछ अधिकृत रूप से किया, तो वो पाकिस्तान तो नहीं दे रहा है, इसका मतलब अफगानिस्तान से आ रहा है। अफगानिस्तान को अमेरिका ने दिया, अमेरिका ने दी तो अमेरिका की इशारे पर अफगानिस्तान के आतंकी दे रहे हैं या क्या कर रहे हैं, या पाकिस्तान के साथ मिलकर कर रहे हैं, इसको आपको देखने की जरूरत। पाकिस्तान से आपकी लड़ाई होने से फायदा किसे होगा? चाइना को होगा, अमेरिका को होगा। आप दोनों कमजोर पड़ेंगे तो दोनों को घुसने का आपके अंदर अवसर मिल जाएगा। और ये लंबे समय से अमेरिका चाहता है, वो कश्मीर चाहता है, तब से चाहता है, 1948 से वो मांग कर रहा था वहां एक्सेस की, यूएन की सेना मांगी गई थी, सब कुछ किया गया, यानी हमने उसे रास्ता देने का काम कर दिया, पहली बात। दूसरी बात, इस तरह से हम करके कर क्या रहे हैं? वास्तव में हम इस देश के अंदर जब ये नफरत फैलाते हैं तो देश को नष्ट करने का काम कर रहे हैं। यही तो अंग्रेज कह रहे थे। विंस्टन चर्चिल जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था उस समय क्या कहा था? भारत के नेता इतने मक्कार किस्म के होंगे कि एक दिन ऐसा आएगा कि यह भारत आपस में ही लड़के टूट फूट जाएगा और फिर गुलाम हो जाएगा। जी हां, हम उसी दिशा में बढ़ रहे हैं। आपस में लड़के जाति धर्म के नाम पे हम इस जगह पहुंच गए। उसकी भविष्यवाणी आज आप सही कर रहे हैं। और जो कहा जाता है कि राहुल गांधी, तो आप कह दीजिए कि सावरकर को वो मत कहिए, लेकिन सावरकर अंग्रेजी एजेंट था, ये किसी से छिपा नहीं है। उसने हर स्वतंत्रता की लड़ाई से अपने को किनारा किया, और ऐसी स्थिति में वो जेल क्यों गया था? वो जेल भारत की आजादी के लिए नहीं गया। उसने इंग्लैंड में जो अपराध किया था, वहां पर जिस महिला के साथ अपराध किया था, उस मामले में वो गिरफ्तार हुआ। वहां से जब वो भागा, उसके बाद दोबारा पकड़ा गया, इस कारण से वो गया। तो देश की आजादी में योगदान नहीं है। पहली बात, आजादी में किसका योगदान है? उसी गुजरात के महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल का, दादा भाई नेरोजी का। तो इस तरह के लोगों का है, और उनके साथ में तमाम सारे लोग। तो इसका नहीं। अब आता हूं, उस समय ये सभी बॉम्बे स्टेट में आते थे। आज अब कर रहा हूं जब आपसे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अमेरिका में होते हैं, अपनी यात्रा बीच में छोड़ करके आ जाते हैं। आने के बाद में वो तुरंत सरकार से कहते हैं, आप कड़े से कड़ा एक्शन लीजिए। सर्वदलीय मीटिंग में कहते हैं, कड़ा एक्शन लीजिए, हम सरकार के हर फैसले के साथ में है, भारत सुरक्षित रहना चाहिए। क्यों नहीं लिया? क्यों नहीं एक्शन हो रहा? हर बार फर्जी सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा करेंगे क्या? पिछली बार की सैटेलाइट पिक्चर बताती है कि आप कौवा मार के आ गए, तो अब क्या करेंगे? सबसे बड़ी समस्या है कि जब हमारे देश के इतने नागरिक इतने बीभत्स तरीके से मर रहे थे, तो हमारा प्रधानमंत्री उस सर्वदलीय मीटिंग में होने की बजाय चुनाव प्रचार कर रहा था जाकर के बिहार में। अब इससे ज्यादा शर्मनाक स्थिति क्या हो? हमारे देश का गृह मंत्री रेड कारपेट से जाकर के लाशों को वो कर रहा था, तो आप इससे ज्यादा शर्मनाक क्या होगा? तब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पहुंच जाते हैं जम्मू कश्मीर। वो पहलगांव में जाकर के वहां के कैंट के हॉस्पिटल में जाके घायलों से मिलते हैं, जो भारत के नागरिक, और वो उन वीर वहां के नागरिकों का भी हौसला बढ़ाते हैं जिन्होंने इन हिंदुओं को बचाने के लिए जान दी। छत्तीसगढ़ के भाजपा के नेता ने लिखा, ट्वीट किया कि मेरा परिवार के 11 लोग इसलिए बच के आ सके
क्योंकि नजाकत अली ने किस तरह से अपनी जान पर खेल के हम सबको बचाया। इसी तरीके से तमाम सारे उदाहरण हैं। गोली खा ली सैयद ने, और उसने गोली खा ली लेकिन उसने कोशिश की आखिरी दम तक कि वो बचाए। तो फिर आप नफरत फैला के, देश के लोगों में नफरत फैला के पाकिस्तान का काम क्यों कर रहे हैं? पाकिस्तान पे काम कीजिए, पाकिस्तान के लोगों पे काम कीजिए, जिन्होंने धर्म के नाम पर मारा है उन पर करिए, चाहे वो जिस भी धर्म के, चाहे जिस भी जाति के। लेकिन आप तो अपने ही देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से इससे दुखद कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि इसके बाद हमारे आपके बच्चों के भविष्य बर्बाद होंगे। इसके बारे में सोचिए। हमारी आपकी तो जिंदगी किसी तरह कट जाएगी, लेकिन हम अपने बच्चों को क्या जहर में आज जलते हुए हिंदुस्तान में छोड़ के जाएंगे, जहां वो अपनी जिंदगी बर्बाद कर ले। आज रोजी रोजगार कुछ नहीं मिल रहा है, बच्चे घूम रहे हैं। ऐसे में यह हालात निश्चित रूप से दर्दनाक है। सोचिए और हम सबको सोचना चाहिए। जय